जिसमें भारतीय इतिहास, वैदिक, फिर ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट का इसमें संग्रह है। तो पहला जो विषय है उसमें भारत का इतिहास है, चैप्टर नंबर 1 सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी के स्थल कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, घग्गर नदी पर। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, घग्गर नदी पर। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? सेलखड़ी का। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? सेलखड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे? शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे किस प्रकार के? शहरी। और वैदिक सभ्यता के ग्रामीण। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? पकी हुई ईंट से। सिंधु सभ्यता का घर किससे बनाए जाते थे? पकी हुई ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था? कपास। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था? कपास। कपास की खेती सबसे पहले शुरू हड़प्पा वासी ने ही किए थे। ठीक है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ थे? तो कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किए थे? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी पर है, जो पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा है? लोथल। लोथल गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल, जो कि गुजरात में है। लोथल भोगवा नदी पे है, गुजरात में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग नाप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? लोथल में। सिंधु पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ? लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात जो कि लोथल भोगवा नदी पर है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। यहाँ से मृतकों का बहुत सारे टीले मिले, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी का सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम दिया? तो सिंडन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? हड़प्पा। भारत में चांदी की खोज के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वो हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में उन्नयन जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ मिला? तो धौलावीरा। धौलावीरा भी गुजरात में है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ? तो धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 ईस्वी में, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1921 ईस्वी में, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का। हड़प्पा का सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी की सभ्यता में किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है उनका क्या नाम है? तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनमें से कौन कौन है? तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता को खोज 1921 में की है, वही राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को 1922 में किए थे। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी पे पाकिस्तान में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो यह कहाँ है? सौराष्ट्र में, जो कि गुजरात में पड़ता। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वही कहाँ है? तो सौराष्ट्र में, जो गुजरात में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल।
किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध है? तो बैल। किस पशु की आकृति जो कि मुहरों पर मिलती है जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी या मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध है? तो बैल। यानी कि दोनों जगहों से इस तरह के मुहर मिले हैं जिससे पता चलता है कि उस मुहर पर बैल के आकृतिक हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध है। क्योंकि व्यापारिक संबंध होता है तो इधर का मुद्रा उधर, उधर का मुद्रा इधर होता है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत कहाँ से मिले? कालीबंगा से। हड़प्पा के अंतर्गत हल से जोते गए खेत कहाँ से मिले? कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में है। संदर्भ सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा से। संदर्भ सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ? पाकिस्तान के सिंध में। खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा के। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा के। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुए हैं? तो गाय के। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय से। स्वतंत्रता के बाद भी भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ पर हुई है? तो गुजरात में। भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो गुजरात से। किस हड़प्पाकालीन स्थल जो नृत्य मुद्रा स्थिति की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। युगल समाधान हड़प्पा काल में कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से। युगल समाधान हड़प्पा काल में कहाँ से मिले हैं? लोथल से। लोथल जो कि गुजरात में है, भगवा नदी पे। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है किस पे? संस्कृति पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है किस युग से? आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? युग से। तो आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग उसे कहते हैं जिसमें लिखित तो साक्ष्य मिले हैं लेकिन अब तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्यों? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्यों? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य लोग ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखी जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का कारण क्या है? तो मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? वह पाए गए क्या क्या? तो बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वो वह पाए गए तो जिसमें बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से हुआ? कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से। विशाल स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में? गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में? गुजरात में। हड़प्पा ये नगर 3 भागों में विभक्त वाला कौन है? तो धौलावीरा। हड़प्पा का वह स्थल जो 3 भागों में विभक्त है, धौलावीरा। अब वैदिक सभ्यता को देखेंगे। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति को काल क्या है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया जिसमें पहला पूर्व वैदिक जिसे ऋग वैदिक कहा जाता है और दूसरा उत्तर वैदिक जिसमें पूर्व वैदिक का काल है जिसे पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल कहते हैं उसका काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वहीं उत्तर वैदिक काल का काल क्या है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व।
आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों के नहीं था? तंबाकू। किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों का नहीं था? तंबाकू। किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों का नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रामण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों के किस नाम से जाना जाता था? श्रामण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है किसका? शूल्ब सूत्र का। वैदिक गणित किसका अंग है? शूल्ब सूत्र का। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया है? तो ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांग 6। भारत के राजनीति में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। भारत के राजनीति में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, जिसे कहते हैं भारत के राष्ट्रीय वाक्य। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। जबकि सिंधु सभ्यता में व्यापार। वो शहरी थे इसलिए व्यापार करते थे, ये ग्रामीण के हैं इसलिए पशुपालन करते थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद। अब देखते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल। न्याय दर्शन के गौतम। न्याय दर्शन के गौतम। चावार्क योग दर्शन के पतंजलि। योग दर्शन के पतंजलि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बद्रायन। उत्तर मीमांसा के बद्रायन। वैशेषिक दर्शन के कनाड। वैशेषिक दर्शन के कनाडे। फिर देखते हैं सांख्य दर्शन के कपिल। सांख्य दर्शन के कपिल। न्याय दर्शन के गौतम। न्याय दर्शन के गौतम। चावार्क दर्शन के चावार्क दर्शन के चावार्क। योग दर्शन के पतंजलि। योग दर्शन के पतंजलि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बद्रायन। उत्तर मीमांसा के बद्रायन। उत्तर मीमांसा के बद्रायन। वैशेषिक दर्शन के कनाद। वैशेषिक दर्शन के कनाद। अब प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु। प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम अप्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम अप्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में गौ का कोई साक्ष्य ही नहीं मिला। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का वर्णन पहली बार मिला? तो 10वें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का वर्णन मिला, जिसे चतुष्वर्ण समाज या वर्ण व्यवस्था भी कहा जाता है? किस मंडल में मिला? तो 10वें मंडल में। शूद्रों का वर्णन 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? होत्री। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? होत्री। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्री। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर की महिमा से। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर की महिमा से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्ति हैं? 1028। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028। ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं? 10,580। ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं? 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाएँ हैं? 250। ऋग्वेद में इंद्र को कितने बार वर्णन किया गया है? तो 250 बार। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाएँ हैं? 200। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाएँ हैं? 200। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। अब इसे यहाँ पे देखेंगे ध्यान के बाद। वेद की संख्या कुल 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। वेदों की संख्या 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। असुर के 3 ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रय के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अथर्व का वेद क्या अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? सतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? सतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? सतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद में। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। नचिकेता आख्यान का वर्णन किसमें है? कठोपनिषद में। यम और नचिकेता का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में।
पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक शब्द का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से है? प्रकृति से। वैदिक शब्द धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से है? प्रकृति से। वैदिक काल में प्रकृति की पूजा करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। या फिर किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उल्लेख किया गया है? इंद्र को। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र को। सूर्य सूत्र किस विषय से संबंधित है? गणित या ज्यामिति से। सूर्य सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। ज्यामिति से। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अस्थोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अस्थोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब में। आर्य भारत में आया बाहर से सबसे पहले भारत में कहाँ बसे? तो पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम के लिए वर्णन है? तो नवमंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोमदेव का वर्णन है? तो नवमंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? परुष्णी नदी पर है, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो कि परुष्णी नदी, जिसे रावी नदी कहा जाता है, उस नदी के तट पर हुआ था। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व का दर क्या था? 1/6। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व का दर क्या था? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग का माना जाता है? तो ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से माना जाता है? किससे जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकई के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकई के। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णन है? कठोपनिषद में। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा, जो काबुल में है, जो कहाँ है? अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा काबुल में है। ये स्थान कहाँ है? किस देश में है? तो अफगानिस्तान में। कुंभा काबुल अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो कपिल मुनि। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। भारत में लौह का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। भारत में लौह का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में, जो कि सावित्री को संबोधित करता है। न्याय दर्शन को प्रचलित किया गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचलित किया तो गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचलित किया गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर आधारित। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर आधारित। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था क्या? प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन किसमें है? यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन किसमें है? यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन किस वेद में है? यजुर्वेद में। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सा था? तो गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कैसी? तो गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस युग में? तो वैदिक युग में। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी कब? तो वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया? लोहारगीरी। लोहा तो खोज हुआ लेकिन लोहारगीरी नहीं होता था। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। सबसे
सबसे पुराना स्मृति कौन है? मनु स्मृति। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन है? मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दिया गया? रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा किसे दिया गया? रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती। ऋग्वेद में वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो काल या कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ऋग्वैदिक काल की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी संस्था थी? तो सभा, समिति और विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब से आई? उत्तर वैदिक काल से। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब से आई? उत्तर वैदिक काल से। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनु स्मृति संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है? ऋग्वेद के 3 मंडल में। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था कहाँ से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किस वेद में जादू टोना वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। किस वेद में जादू टोना वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द का इंगित करता है निर्जाति समूह का। आर्य शब्द का किसको इंगित करता है? निर्जाति समूह का। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य या वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए, क्योंकि गाय को ऋग्वेद में पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? तो गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रम। ऋग्वेद में किस नदियों का संबंध अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा क्रम। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? बीजी तिलक ने। किसने कहा कि आर्कटिक होम का सिद्धांत किसने दिया? बीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। वेद अंशतः गद्य रूप में लिखा गया है। तो किस वेद को गद्य रूप में लिखा गया है? तो यजुर्वेद को। किस वेद को सिर्फ गद्य रूप में लिखा गया है? तो यजुर्वेद को। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान मिला था? तो प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में किस देव को सर्वोच्च मिला था? प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कर्म का सिद्धांत का संबंध किससे? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत का संबंध किससे? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत का संबंध किससे है? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत का संबंध किससे है? मीमांसा से। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखेंगे। गौतम बुद्ध जिनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का वर्णन है वो क्या है? तो जातक। बौद्ध धर्मों के बुद्ध के जन्मों की कथाओं का वर्णन किसमें है? तो जातक में। बुद्ध के जन्मों का कथाओं का वर्णन किसमें है? जातक में। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध से। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुआ था? तो कुशीनगर में। लुम्बिनी में जन्म, कुशीनगर में मृत्यु। सारनाथ में प्रथम प्रवचन, श्रावस्ती में सर्वाधिक प्रवचन और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। घोड़ा का नाम। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति कब की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने। 483 ईसा पूर्व में। वो भी राजगृह में हुआ था। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था? राजगृह में। किस नगर में बौद्ध संगीति हुआ था? राजगृह में। 483 ईसा पूर्व, जिसका अध्यक्षता महाकश्यप ने किए थे, जो कि अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अष्टांगिक मार्ग के संकल्पना का अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु। मिलिंद पन्हु जिसमें राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। मिलिंद पन्हु में राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को
और किस नाम से जानते हैं? पद पाणी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो पद पाणी। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं तो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, ये मानते हैं। ये भी कंफ्यूजन वाला है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं किसमें? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो कुंडलवंत कश्मीर में हुआ था, जिसका अध्यक्षता अश्वघोष और वसुमित्र दोनों थे और 204 से 55 के आसपास हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में, जिसका अध्यक्षता मेघालीपुत्र तीसरे किया था। अब बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक को देखेंगे। हाथी किसका प्रतीक है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी। कमल जन्म का प्रतीक कमल जन्म का प्रतीक कमल। साढ़ यौवन का प्रतीक साढ़। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। पीपल क्या है? ज्ञान का प्रतीक पीपल। शेर समृद्धि का प्रतीक शेर। पदचिन्ह निर्माण का प्रतीक पदचिन्ह। स्तूप मृत्यु का प्रतीक स्तूप। गौतम बुद्ध का गुरु अलार कलाम। ये प्रथम गुरु थे। बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों को देखकर हुआ? वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, उसके बाद लाश को देखें, उसके बाद सन्यास को देखें। एक बार शहर के लिए जब राजमहल से बाहर निकले तो देखा गया कि सबसे पहले उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखें, उसके बाद रोगी को देखें, फिर लाश को देखें, फिर उसके बाद सन्यासी को देखें। तो उनको समझ में आया कि सबसे अच्छा सन्यास। ये सब माया मोह के जाल में रहने बेकार है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची बौद्ध स्तूप। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। इस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने। बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने। किसके द्वारा? तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया गया? अशोक ने, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था। बौद्ध धर्म पिटकों की रचना किस भाषा में हुई? पाली में। बौद्ध धर्म पिटकों की रचना किस भाषा में हुई? पाली में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कौन सा? चौथा। उसका अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मठ मंदिर और स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार के काल में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी सौतेली माँ या मौसी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है कहाँ? बिहार में। बोध गया कहाँ है? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही बुद्ध नाम पड़ा, पहले सिद्धार्थ था बचपन का नाम। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के लिए वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किस पर? महिला और शूद्रों पर। बौद्ध धर्म ने समाज के 3 वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, महिला और शूद्रों पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा विष्णु संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध द्वारा विष्णु संघ की स्थापना कहाँ की गई? कपिलवस्तु में। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री दोनों को भेजा था। महेंद्र, जिसका नाम महेंद्र और संघमित्रा था। अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए भेजा था। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची क्यों प्रसिद्ध है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली।
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। किसे एशिया का रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? बुध को। किसे एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? बुध को। बुध के जीवन के किस घटना को महाभिय निष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग को। बुध के जीवन के किस घटना को महाभिय निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? तो बुध के गृह त्याग को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? कोलिय वंश की। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? कोलिय वंश की। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? कोलिय वंश की। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लोवनी में हुआ था? तो अशोक। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लोवनी में हुआ था? अशोक। अब ज्ञान के बाद थोड़ा देख लेते हैं। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्बीदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इससे छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख मिलता है। तो पूछा जाएगा अशोक के किस अभिलेख में यह वर्णन है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इस कारण से अशोक ने वहाँ के कर को छूट प्रदान करने की घोषणा की। तो अशोक के लुम्बिनी अभिलेख में। अब आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया? तो सारनाथ में। सर्वाधिक श्रावस्ती में। और यहाँ पर देखेंगे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ जो कि वाराणसी के निकट है 5 ब्राह्मण सन्यासियों का पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? जात्रिक गोत्र में। महावीर का जन्म किस गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक गोत्र में। महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला। महावीर की माता के नाम क्या था? त्रिशला। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी, जो कि बिहार में है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर का स्थान कौन से तीर्थंकर में था? तो 24वें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है सार्वभौमिक सत्य के अनुसार। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है किसके अनुसार? तो जैन दर्शन के अनुसार। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन से महाव्रत जोड़े, जो कि 5वां हुए? तो ब्रह्मचार्य। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़े? तो ब्रह्मचार्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, जो कि दामाद थे उनका। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न कौन से हैं जैन धर्म में? तो सभ्यक धारणा, सभ्यक चरित्र, सभ्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह क्या है? जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत, सभ्यक धारणा, सभ्यक चरित्र, सभ्यक ज्ञान का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य या सोलंकियों ने। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य या सोलंकियों ने। स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्यों को कहा जाता है आगम। कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोड़ केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? जैन मत से, जैन धर्म से। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक का संबंध बाहुबली से। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक का संबंध किससे है? बाहुबली से। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? बल्लभी, गुजरात में। द्वितीय जैन महासभा कहाँ हुआ था? बल्लभी, गुजरात में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में किया गया? तो प्राकृतिक भाषा और लिपि अर्धमगधी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया? प्राकृतिक एवं अर्धमगधी।
कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे? तो देवदत्त। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ के प्रमुख होना चाहते थे? देवदत्त। ये भाई थे उनका, चचेरा शायद। हेलियोडोरस का बेसनगर का अभिलेख किससे संबंधित है? केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख का संबंध किससे है? केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोशाला। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाला। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक रहा? तो हिंद यूनानी का। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक रहा? हिंद यूनानी का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसके प्रारंभ की हुई? सातवातों की। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवातों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। अब देखेंगे चौथा चैप्टर, महाजनपद काल। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? अजातशत्रु। हर्यक वंश को किस शासक को कुणिक कहा जाता है? अजातशत्रु। किस शासक ने गंग एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया? तो उदयन ने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम। सिकंदर महान एवं पोरस जिसे पूर्व की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने पड़ाव डाला था? तो झेलम। किस प्रकार का मृद्भांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरी के प्रारंभ का प्रतीक है? तो उत्तरी काली पॉलिशकृत मृद्भांड। किस प्रकार का मृद्भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पॉलिश बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगृह या गिरिब्रज। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिब्रज। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयनित किया? तो उदयन ने। किस शासक ने अपनी राजधानी सबसे पहले पाटलिपुत्र बनाया? तो उदयन ने। 16 महाजनपदों की सूची का उपलब्ध किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों का वर्णन किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी सदी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी सदी में। सिकंदर आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? नंद वंश का। सिकंदर आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन था? मगध। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन था? तो मगध। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों का या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। तो कलिंग में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया? तो डेरियस। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया? तो डेरियस। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया? तो डेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसके कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु ने। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध के हिस्से में मिला लिया? तो शिशुनाग ने। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवियों द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवियों द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश कौन है? प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? बृहदत्त। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? बृहदत्त। अब काली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक। काली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। अब जैन संगीतियाँ देखेंगे। जैन संगीतियाँ 2 हुआ था, जिसमें प्रथम संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था
पाटलिपुत्रा में, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। प्रथम जनसंगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्रा में हुआ, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में। वहीं द्वितीय जनसंगीति 512 ईस्वी में बल्लवी गुजरात, जो कि क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में हुआ। अब बौद्ध संगीतियाँ देखेंगे। प्रथम जैन बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था, महाकश्यप के अध्यक्षता में। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व कालाशोक के शासनकाल में वैशाली स्थान पर और अध्यक्षता सर्वकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व अशोक के समय और पाटलिपुत्रा में हुआ, अध्यक्षता मेघालीपुत्र ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन कश्मीर वसुमित्र के अध्यक्षता में। फिर से देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह महाकश्यप के अध्यक्षता में। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व कालाशोक के समय वैशाली सर्वकामी के अध्यक्षता में। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा मेघालीपुत्र के अध्यक्षता में। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी ईस्वी में कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर वसुमित्र के अध्यक्षता में। अब देखते हैं प्रमुख महाजनपद एवं उसकी कुछ जानकारी को देखेंगे। जैसे पहला महाजनपद मगध की राजधानी राजगृह या राजगीर। इसकी विशेषता या क्षेत्र को देखें। राजगीर को गिरिब्रज के नाम से जाना जाता है। ये पटना गया क्षेत्र पड़ते हैं। दूसरा अंग की राजधानी चंपा, जो कि आधुनिक भागलपुर बिहार में है। आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। काशी महाजनपद, इसकी राजधानी वाराणसी या बनारस, ये शिल्प व्यापार समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। ये उत्तर प्रदेश में है। वज्जी की राजधानी वैशाली, जिसे विदेह या मिथिला भी कहा जाता है। ये विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता है। यह 8 गणराज्यों का एक संकलन है और मुजफ्फरपुर और दरभंगा में ये पड़ता है, बिहार में। दूसरा अगला कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के साकेत, अयोध्या, श्रावस्ती जैसे फैजपुर उत्तर प्रदेश, यमुना नदी किनारे श्रावस्ती पड़ता है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ये यमुना किनारे इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। अब चेदी की राजधानी शक्तिमती ये बुंदेलखंड और उसके आसपास का जो भाग है वो पड़ता है उत्तर प्रदेश में है। मल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा दोनों, ये देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। अस्मत का पोतल, ये गोदावरी तटवर्ती प्रदेश है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद यह है कौन? अस्मत। बच कौशल प्रयागराज इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। पचाल छत्रक या कौम्पिल्य रुहेलखंड के पास बरेली, बदायूं, बरखुदाबाद उत्तर प्रदेश। मत्स्य के विराटनगर जयपुर, राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र। अवंतिका उज्जैन या महिष्मती मालवा के आसपास का क्षेत्र मध्य प्रदेश। गंधार तक्षशिला पुष्कलावती आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। सूर्यसेन का मथुरा और उत्तर प्रदेश। कम्बोज का राजपुर श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। कम्बोज किसके लिए प्रसिद्ध है? श्रेष्ठ घोड़ों के लिए। अब मौर्य काल को देखेंगे। मौर्य काल का समय है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य काल। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? पंड। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? पंड। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? पंड। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? पंड। अशोक का उत्तराधिकारी कौन थे? कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन थे? कुणाल। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? अशोक। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? अशोक। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? तो बौद्ध। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? तो बौद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य। साची किस कला मूर्ति कला का निरूपण है? बौद्ध। साची किस कला मूर्ति कला का निरूपण है? बौद्ध। साची किस कला मूर्ति कला का निरूपण है? बौद्ध। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का उपयोग किया था? मगधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का उपयोग किया था? तो मगधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया था? तो मगधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर।
सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। अब कुछ ज्ञान की बातें देख लेते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची का स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना है? तो लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज का बना हुआ है? तो लकड़ी का। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में बनाया गया था? आजीविकों के लिए। बराबर के गुफाओं में किसके लिए आश्रय गृह के रूप में बनाया गया था? आजीविकों के लिए। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया तो भावरू स्तंभ में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भावरू स्तंभ में। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन था? तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन था? तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है? विशाख दत्त। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? विशाख दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन है? मित्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन है? मित्र। किसके शासनकाल में दिमेकस भारत आया था? बिंदुसार। दिमेकस किसके काल में भारत आया? बिंदुसार। दिमेकस किसके काल में आया? बिंदुसार। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुआ है? पाटलिपुत्र। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुआ है? पाटलिपुत्र। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। कुलंदी बाग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो देवनाम प्रिय की उपाधि है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है क्या? तो देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। 1837 में अशोक के शिलालेखों को किसने सबसे पहले पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में। अब कुछ इधर बात देख लेते हैं। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप, जो कि 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा तो भावरू स्तंभ। अशोक के वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भावरू स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पे? कालसी। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया तो अशोक। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया तो चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? अशोक के 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध के विजय एवं क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी में, पूर्व में, ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने कहा? मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गुड़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गुड़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का।
किस ग्रंथ में क्षुद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अर्थशास्त्र में। किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखने के बाद युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। अशोक के कौन सा शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं और उनमें शामिल है? तो दूसरा एवं 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख लेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? खरोष्टी। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान और शहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? खरोष्टी। श्रीनगर की स्थापना किसने किया? तो अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने किया? अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब मौर्योत्तर काल को देखेंगे। मौर्योत्तर काल का काल समय था 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व। अब अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो पुष्यमित्र शुंग ने। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग ने। कर्ण वंश के संस्थापक कौन है? वसुमित्र। कर्ण वंश के संस्थापक कौन है? वसुमित्र। कर्ण वंश के संस्थापक कौन है? वसुमित्र। कर्ण वंश के संस्थापक कौन है? वसुमित्र या वसुदेव। आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक सिमो। आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक सिमो। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा ने जारी किया था? तो रुद्र दामन ने। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्र दामन ने, जो कि जूनागढ़ अभिलेख है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में। सातवाहनों ने अपना आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किए? तो कुषाणों ने। कुषाणों में कड़फिसिस II ने। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किए? कड़फिसिस II ने। कड़फिसिस II ने। किस वंश के शासक ने छत्रक प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने। किस वंश के शासकों ने छत्रक प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। कुषाण शासक में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकाल में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास के क्षेत्र में हुआ वास्तुकाल में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा लाया गया? तो ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन था? बैक्ट्रिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन था? बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों एवं चेरों द्वारा। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों एवं चेरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्य के अधीन। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था किसके अधीन? मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? भारत यूनानी शैली की। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली की। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी कि सीजर की उपाधि कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो कुषाणों ने। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो कुषाण ने। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित किसने सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाणों ने। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सातवाहन। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली शासक राज्य कौन था? तो सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? काम्य वंश। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? काम्य वंश। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। किस चीनी राजा ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने। उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? तो कुषाणों ने। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया? कुषाणों ने। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व। सातवाहन का राजकीय भाषा कौन था? तो प्राकृत। सातवाहनों का राजकीय भाषा क्या था? तो प्राकृत। जो कला शैली भारतीय एवं ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गंधार शैली। जो कला शैली भारतीय एवं ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण उसे क्या कहते हैं? गंधार शैली। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? फिरोजपुर।
या पेशावर। पुरस्पर का दूसरा नाम क्या था? पेशावर। चरक किसके राज्य चिकित्सक से? तो कनिष्क के। चरक किसके चिकित्सक थे? तो कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गंधर कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गंधर कला। भारत में सर्वप्रथम मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियल ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियल ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा कला में। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह है? तो मथुरा कला में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? तो सातवाहनों ने। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्धों को कर मुक्त भूमि गांव देने की प्रथा आरंभ की? तो सातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच या यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने शुरू किए थे? तो कुषाण या कनिष्कों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। शाक संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो 78 ईस्वी में कनिष्क ने। शाक संवत का शुरुआत किसने किया था? तो 78 ईस्वी कनिष्क ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भारत, जो कि अब पाकिस्तान में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो भारत में, अब पाकिस्तान में है। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है। यह प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि यहाँ शिक्षा ग्रहण किया। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? कनिष्क। बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? कनिष्क। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय। कनिष्क के शासनकाल। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क। बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुई कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथा कब प्रारंभ हुई? कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय यूनानियों और ग्रीक का मिश्रण उसे गंधर्व शैली कहते हैं। जो कला भारतीय यूनानियों ग्रीक का मिश्रण है उसे गंधर्व शैली कहते हैं। सातवाहनों की राजधानी कहाँ है? अमरावती। सातवाहनों की राजधानी कहाँ है? अमरावती। सातवाहनों की राजधानी अमरावती। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोम शासक जटियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान विधि के क्षेत्र में। पूर्वी रोमन शासक जटियन का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में। अब पढ़ेंगे संगम काल। संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तोलकापियम ग्रंथ का संबंध किससे? व्याकरण और काव्य से। तोलकापियम ग्रंथ का संबंध किससे? व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल में। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल में। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ? तो पांड्य। किस संगम युगीन के राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ? तो पांड्य। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कानगी पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया? सेनगुटवन। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कानगी पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया? सेनगुटवन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित था? हिंदू धर्म से। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेखलाई ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो हिंदू धर्म से। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तोलकापियम। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? तोलकापियम। मुजरिस किस राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो चेर। मुजरिस किस राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह था? चेर। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो स्कंद या कार्तिकेय। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो स्कंद, कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नत किसके लिए प्रयुक्त होता है? राजा के लिए। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नत किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो राजा के लिए। तमिल काव्य का इलियड शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो शिल्पाधिकारम को। चेर वंश के शासन किस क्षेत्र पर था? तो केरल। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो केरल। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुटवन। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुटवन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल काल में सूती उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था? उरैयूर। चोल काल में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र कौन था? उरैयूर। तोलकापियम की रचना किसने किया था? तोलकापियम। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मनेरम। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनेरम। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। तमिल का गौरव चिंतामणि किससे प्रसिद्ध है? जैन धर्म से। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग किस वंश के शासन ने रोमन साम्राज्य अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो पांड्य नरेश ने।
तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो मणि मिथिलाई को। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणि मिथिलाई को। पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने किया? करिकाल ने। पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने किया? करिकाल ने। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? स्कंद या कार्तिकेय। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो स्कंद या कार्तिकेय। संगमों का आयोजन। प्रथम संगम मदुराई में हुआ था, अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया। दूसरा संगम कपाटूपुरम या अलैवई स्थान पर हुआ था, इसका अध्यक्षता भी अगस्त ऋषि ही थे। तृतीय संगम मदुराई में हुआ था, इसका अध्यक्षता नकीरर ने किया। अब गुप्त काल देखेंगे। गुप्त काल 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त किसके संबंध थे? कुषाणु के। गुप्त किसके संबंध थे? कुषाणु के। गुप्त किसके संबंध थे? कुषाणु के। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ दोनों थे? तो आर्यभट्ट। गुप्त शासन के दौरान ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे? तो आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो अस्कंदगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो अस्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? कला एवं स्थापत्य कला के लिए। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त कला से। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कालिदास, कवि कालिदास किसके समय में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के काल में। कालिदास किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकारी का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था? नालंदा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? भानुगुप्त से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासन से है? भानुगुप्त से। फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। भारतीय संस्कृति स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेनदू ने किस वंश का शासन था? वाकाटक। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेनतु ने किस वंश का शासक था? तो वाकाटक का। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में सक्रोपम कहा जाता है? तो कहाम स्तंभलेख में। स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में सक्रोपम कहा जाता है? कहाम स्तंभलेख में। फाहियान और हेनसांग ने किसके राज्यों को देखा था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन को। फाहियान एवं हेनसांग ने किनके राज्यों को देखा था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन को। धन्वंतरि का संबंध किससे है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार के नवरत्नों में से एक थे जो कि एक चिकित्सक थे। धन्वंतरि कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे और ये चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्रात्मक। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो 16, 17 और 19 को। अजंता गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो 16, 17 और 19 को। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासन के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत का प्रारंभ 319 से 20 ईसा पूर्व को माना जाता है। इसे प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यारोहण के स्मारकों याद में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल। नगरों की क्रमिक पतन किस काल की विशेषता? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? तो गुप्त वंश ने। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान दिया? तो गुप्त वंश ने। दिल्ली के मेहरौली कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में है? तो चंद्रगुप्त। कालिदास द्वारा रचित माल अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो पर्याय। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो पर्याय।
इस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी तो गुप्त काल, किस काल में स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी थी तो गुप्त काल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। यहाँ इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त को। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो भारत में, अब पाकिस्तान में। ये तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि जैसे विद्वान पढ़े थे। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। किस राजा का अन्य नाम देवगुप्त है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। पर्याप्त प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त। पर्याप्त प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त। हुनों को पराजित किया था किस गुप्त शासक ने? स्कंदगुप्त। हुनों को पराजित किस गुप्त शासक ने? तो स्कंदगुप्त ने। शक विजेता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाले पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक प्रमुख विशेषता है? तो गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ धार में। अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बाघ यानी कि धार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कुमार संभव। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कुमार संभव। इसके लेखक कालिदास। सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख में। भानुगुप्त का एरन अभिलेख। मिहिर कुल का संबंध किससे? हुनों से। मिहिर कुल का संबंध किससे? हुनों से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता है? ताम्रलिपि से। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता है? ताम्रलिपि से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं रूपक। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? रुपया या रूपक। सोने के सिक्के को दिनार। गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? गुप्त कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त। पुंडरुवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय गुप्त काल को माना जाता है। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्थान का निर्माण किसने कब हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्थान का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी ईस्वी में। कुमार संभव के लेखक कौन है? कालिदास। कुमार संभव के लेखक कौन है? कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त ने। गुप्त काल में। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 1/6 भाग। उपज का 1/6 भाग। अब गुप्तोत्तर काल को देखेंगे जिसमें पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश पहला है। ये पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूतिवर्धन। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूतिवर्धन। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आया? हिंसंग। हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आया? हिंसंग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? नरसिंहवर्मन प्रथम। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन। बाणभट्ट किस साम्राज्य के राजदरबारी था? हर्षवर्धन। बाणभट्ट किस साम्राज्य का राजदरबारी था? हर्षवर्धन। हिंसंग भारत में लगभग कितने साल रहा था? तो 14 साल। हिंसंग लगभग कितने साल भारत में रहा था? तो 14 साल। कुंभ मेला को प्रारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन। कुंभ मेला को किसने शुरू किया? हर्षवर्धन। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका किसने था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया? नर्मदा नदी। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? कन्नौज। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शासन कौन था? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था? प्रयागराज में।
वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा। वर्धन वंश के राजधानी थानेश्वर कहाँ है? तो हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की शुरुआत की किस उपलक्ष्य में? राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की शुरुआत की 606 ईस्वी में, तो किस उपलक्ष्य में? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। तो हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन था? तो मथुरा। हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के प्रसिद्ध उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन थे? तो मथुरा। वानभट्ट निवासी कहाँ के था? थानेश्वर के। वानभट्ट निवासी कहाँ के था? थानेश्वर के। नागानंद के रचना कौन किए थे? हर्षवर्धन। नागानंद के रचना किसने किए थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? कन्नौज और प्रयागराज। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? कन्नौज एवं प्रयागराज। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों का नाटककार कौन है? हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। भारत में आज भी भारत में हेनसोंग को याद किया जाता है, मुख्य कारण क्या है? सीयूकी की रचना किसने किया? हेनसोंग ने। किसे शिलादित्य कहा? तो हर्षवर्धन को। हेनसोंग ने किसे शिलादित्य कहा? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने। गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। बंगाल के कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन। हर्षचरित के लेखक वानभट्ट। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 बताया गया। इसका तुल्य वर्ष है क्या? तो 634 ईस्वी। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो ईस्वी सन में 556 में 78 जोड़ देंगे तो 634 ईस्वी होगा। हर्ष के समय की सूचना किसकी पुस्तक में निहित है? कलहन की। हर्ष के समय की सूचना किसकी पुस्तक में निहित है? तो कलहन में। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया? तो कन्नौज। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया तो कहाँ? प्रयाग। उत्तर प्रदेश में वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया तो प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका किसने? पुलकेशिन द्वितीय। कॉसेज शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता है। कॉसेज शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यह नत्थु से। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यह नत्थु से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? मुसलमान। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? कन्नौज। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल। आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठ का स्थापना किया गया था। कहाँ था? जोशी मठ, द्वारका, पुरी एवं श्रृंगेरी। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों का स्थापित किया। कहाँ? तो जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों का स्थापना कहाँ किया था? जोशी मठ, द्वारका, पुरी एवं श्रृंगेरी। लास्ट प्राचीन भारत में जो कि विविध है, देखिए किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मेगास्थनीज ने। किस विदेशी यात्री ने भारत का यात्रा सबसे पहले किया? मेगास्थनीज ने। शून्य का खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने। शून्य का खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। किस पुस्तक का 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया? तो पंचतंत्र। किस पुस्तक को 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया तो गया है? तो पंचतंत्र। इनका लेखक विष्णु शर्मा। न्यूमिस्मैटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों का। न्यूमिस्मैटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों का। हितोपदेश का लेखक कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश का लेखक कौन है? नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र के रचना किसने किया? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के रचना किसने किया? भरत मुनि। इतिहास के पिता कौन है? तो हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच था? सिंधु एवं झेलम। तक्षशिला किसके बीच था? तो सिंधु और झेलम। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो चार्ल्स विल्किंस। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? शिकार। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल को। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल को। स्वप्नवास व दत्ता के लेखक कौन है? भास। स्वप्नवास व दत्ता के लेखक कौन है? भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तर्कशास्त्र के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तर्कशास्त्र के लिए।
उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है तो मिलिंद पन्हु। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है तो मिलिंद पन्हु। आधुनिक मानव के हाल पूर्वज कौन है तो क्रो मैग्नस मनुष्य। आधुनिक मानव के हाल पूर्वज कौन है क्रो मैग्नस मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है तारीख मेडो। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है तारीख मेडो। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन है ब्राह्मणी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन है तो ब्राह्मणी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन है चावल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन है चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है रुद्रदामन के अभिलेख में। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है रुद्रदामन के अभिलेख में। कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंस सी लाल सागर का भ्रमण किया ज्ञात लेखक को ज्ञात था अरिथमेडो। कौन सा बंदरगाह पोर्टुके के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण किया ज्ञात नामा लेखक को ज्ञात था अरिथमेडो। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखते थे तो उत्तर से दक्षिण। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को किस दिशा में रखते थे तो उत्तर से दक्षिण। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है गुफा चित्र शैलों के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी खरवष्टी। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी खरवष्टी। मालती माधव के लेखक कौन है भभूति। मालती माधव के लेखक भभूति। मालती माधव के लेखक भभूति। मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था तो चंदेल वंश ने। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो में स्थित जैन मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल ने। माउंट आबू जैन मंदिर किससे बना है संगमरमर से। माउंट आबू के जैन मंदिर किससे बना है संगमरमर से। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है शैव धर्म से। एलिफेंटा की मुख्यतः गुफाएं किस धर्म से संबंधित है शैव धर्म से। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैव को काट कर बनाए गए मंदिरों को किसने बनाया था राष्ट्रकूटों ने। एलिफेंटा के मंदिर किसने बनवाया था तो राष्ट्रकूटों ने जो कि महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा गुफाएं किस कहाँ पे है तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ है महाराष्ट्र में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया नरसिंहवर्मा प्रथम। कोणार्क के सूर्य मंदिर किसने बनवाया नरसिंहवर्मा प्रथम। किस मंदिर को काला पगोड़ा कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर। किस मंदिर को काला पगोड़ा कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर।